इतवार का दिन था। 8 साल की लाली नहाकर छत पर गई। पिछली रात बहुत तेज तूफान आया था, इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंड थी। वह धूप में अकेले ही खेलने लगी। तभी उसकी नजर छत के कोने में पड़ी फटी हुई चप्पल पर पड़ी। उसने देखा वह एक बहुत ही खूबसूरत चप्पल थी, लेकिन फटी हुई। वह दौड़ कर गई और चप्पल हाथों में लेकर देखने लगी। उसने सोचा, ऐसी चप्पल तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी लाली ने देखा कि वहीं एक पीले रंग का बड़ा सा पंख भी पड़ा था। वह एक हाथ में पंख और दूसरे में चप्पल पकड़े हुए सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आ गई। लाली भागती हुई माँ के पास गई और बोली, माँ देखो मुझे छत पर क्या मिला। उसकी माँ ने उसे आंखें तरेर कर देखा और बोली, अरे इतना बड़ा पंख, ये तो किसी परी का पंख लग रहा है और चप्पल भी परी की ही होगी, पर तुम कहाँ से चुरा कर लाई? लाली ने सहम कर कहा, नहीं माँ, मैंने चुराई नहीं है, ये तो मुझे छत के कोने में पड़ी मिली है। ये कहते हुए वह उछलती हुई अपने कमरे में चली गई। लाली की खुशी का ठिकाना ना था। वह सारे दिन दोनों चीजें हाथ में पकड़े पकड़े ही खेलती रहती। रात में जब वह सोई तब भी चप्पल अपने पास ही रखा और पंख अपनी तकिया के नीचे रखकर सो गई। आधी रात को उसकी नींद टूटी तो अपने कमरे में उजाला देखकर लाली आंखें मलती हुई उठ गई। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसने अपने सामने पीले रंग के पंखों वाली बहुत ही सुंदर परी को देखा। परी उसके पास आई और बोली, लाली मेरी चप्पल और पंख दे दो। लाली ने कहा, नहीं, ये मैं आपको नहीं दे सकती, कल मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। लाली चंचल मुस्कान के साथ बोली। परी ने कहा, इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारी नई नई चप्पलें दूंगी। लाली उदास होते हुए बोली, मैं ढेर सारी चप्पलें लेकर क्या करूंगी, मैं स्कूल थोड़े ही जाती हूँ। परी को भी उसकी मासूम बातें सुनने में अच्छा लग रहा था। वह बोली, क्यों, स्कूल क्यों नहीं जाती? लाली ने बताया, जब वह 5 साल की थी तभी उसके पापा कहीं चले गए थे और उसकी सौतेली माँ किसी तरह काम करके खाने पीने भर का पैसा कमा लेती है। वह कहती है, मुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। परी ने कहा, और ये इतना सुंदर घर? लाली ने कहा, घर तो पापा का ही है। परी को उस नन्ही सी बच्ची पर दया आ गई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ, तुम जो भी चाहोगी वही होगा। लाली ने कहा, आप इस चप्पल का क्या करेंगी? तब परी ने कहा, देखो तुम बहुत छोटी हो, हमारी मजबूरी नहीं समझ सकती। उसने कहा, फिर भी सुनो, जब मैं परी लोग जा रही थी तब बहुत तेज तूफान आ गया और मेरी चप्पल तुम्हारी छत पर गिर गई। मैं जब उसको लेने आई तब उसी समय बहुत जोर से बिजली चमकी और डर से मैं कांपने लगी। किसी नुकीले तार में फंसकर मेरा एक पंख भी टूट गया। जब तक मुझे मेरा पंख नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं जा सकती, और चप्पल अगर किसी गलत आदमी के हाथ में चली गई तो मैं तोता बन जाऊंगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तोता बन जाऊं? लाली ने कहा, नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, मैं आपकी चप्पल कल मोची को देकर सिलवा दूंगी। कल आप फिर आना और अपनी चप्पल ले जाना। लाली ने उसका पंख तकिए के नीचे से निकाल कर दे दिया। लाली की माँ को जब उसके कमरे से रोशनी आती दिखी और कुछ बातें करने की आवाज सुनाई पड़ी, तब वह जाकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगी, पर कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। परी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं लाली, मेरी फटी हुई चप्पल मुझे दे दो, मैं इसको परी लोक में बदलवा लूंगी। अगर मैं चप्पल को यहाँ छोड़कर जाऊंगी और परियों की रानी को पता चल जाएगा कि मैं किसी इंसान से मिली थी, तब वह मुझे फिर कभी धरती पर नहीं आने देगी और मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आ सकूंगी। लाली ने चुपचाप चप्पल उसके हाथों में पकड़ा दी। परी ने उसको अंगूठी दे दी और कहा, इस अंगूठी से तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। तब लाली ने कहा, क्या मैं इस अंगूठी से ये मांग सकती हूँ कि आप यहीं रहो मेरे पास? उसकी बातें सुनकर परी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं हर रोज तुमसे मिलने आऊंगी।
तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी और जिम्मेदार लड़की बन जाओ। मैं तुम्हारे पास आती रहूंगी, पर आज मुझे जाने दो। लाली ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, आप मुझसे वादा करिए कि आप मुझसे मिलने रोज आएंगी। परी ने कहा, हाँ, मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये बात तुम किसी से भी मत करना कि मैं तुमसे मिलने आती हूँ, क्योंकि जैसे ही तुम किसी से कहोगी, इस अंगूठी का जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगी। नन्ही लाली ने चुपचाप उसकी बात मान ली। उसकी माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला, परी जा चुकी थी। लाली ने झट से अंगूठी तकिए के नीचे छुपा दी। उसकी माँ ने पूछा, किससे बातें कर रही थी? लाली ने कहा, किसी से तो नहीं। तब उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे कमरे में से रोशनी कहाँ से आ रही थी? वह बोली, मैंने लाइट जलाई थी। उसकी माँ मुंह बनाते हुए चली गई। थोड़ी देर बाद लाली उठी। उसने चुपके से अंगूठी निकाल ली और आंखें बंद करके बोली, मेरे पापा जहाँ कहीं भी हैं वापस आ जाएं। फिर उसने अंगूठी तकिए के नीचे रख दी और यही सोचते सोचते सो गई कि शायद पापा सुबह आ जाएंगे। वह सुबह उठी तो अपने पापा को देखकर पापा से लिपट गई। फिर बोली, पापा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। उसको परी की बातों पर पूरा भरोसा हो गया था। पापा के आ जाने से उसकी माँ भी बदल गई थी और उसका स्कूल में दाखिला भी हो गया। पीले पंखों वाली परी अक्सर उससे मिलने आती रहती थी। छत के कोने में पड़ी पीली परी की फटी चप्पल ने उसकी दुनिया ही बदल दी थी। सुक्खू अपने खेतों के किनारे खड़ा अपनी पक कर तैयार हो गई गेहूं की फसलों को बड़े प्यार से निहार रहा था। मन ही मन सोच रहा था, इस बार फसल बेचकर सारा उधार भी चुका देगा और अपनी पत्नी माधुरी और बेटे शिवा के लिए नए कपड़े भी ले आएगा। इस बार एक रजाई भी जरूर बनवा लेगा। हर साल जाड़े के दिन बड़ी मुश्किल से एक ही रजाई में काटने पड़ते हैं। माधुरी कब से कह रही है दूसरी रजाई चाहिए। एक ही रजाई में 3 लोगों का काम नहीं चल पाता है। वह भी मजबूर है। एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, उसमें बस इतनी ही पैदावार हो पाती है जिससे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। अब तो शिवा भी बड़ा हो रहा है। फसल के अच्छे पैसे मिल जाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे। शिवा को स्कूल भी भेजना होगा। यही सब सोचते सोचते वह कब घर आ गया उसे पता भी नहीं चला। खाना खाकर माधुरी और शिवा के साथ छत पर चला गया। छत पर एक ही पतले से बिछौने पर तीनों जाकर सो गए। अचानक पानी की बौछार और बिजली की गरज से दोनों की नींद टूटी। सब नीचे भागे। पूरी रात बारिश होती रही। सुक्खू की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। इसी चिंता में बैठा रहा कि इस बेमौसम बरसात से फसल तो बेकार हो जाएगी। किसी तरह सुबह हुई तो भागकर खेत की तरफ गया। पूरी पकी हुई फसल टूटकर जमीन पर गिरी हुई थी। उसका एक ही तो आसरा था, अब क्या करेगा? यही सोचकर दुखी मन से घर वापस आ गया। मुंह ढककर चारपाई पर लेट गया। माधुरी ने खाने के लिए बुलाया तो उससे उठा नहीं गया। चिंता ने शरीर की सारी ताकत निचोड़ डाली थी। माधुरी बार बार बुला रही थी। फिर वह उठा और हाथ मुंह धोकर खाने बैठा, पर उससे एक भी निवाला नहीं खाया गया। माधुरी ने शिवा को खिलाकर खाना ढककर रख दिया। माधुरी अपना काम निपटाकर उसके पास आई और फिर बोली, अब तो बरसात बंद हो गई है, चलो खेत पर चलते हैं। सुक्खू भर्राई आवाज में बोला, क्या करेंगे वहां जाकर? हमसे तो फसल की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। माधुरी ने कहा, फिर भी एक बार चलो तो। सुक्खू मन मारकर उठा। तीनों खेत पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके खेत से कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ी औरत कीचड़ में लथपथ अचेत अवस्था में पड़ी है। माधुरी झट से उसके पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अकेली उठा नहीं पा रही थी। तब दोनों ने मिलकर उसे उठाया और खेत पर जाने का विचार छोड़कर उसे घर ले आए। उसे चारपाई पर लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा।
पानी के छींटे पड़ते ही वह थोड़ा कुनमुनाई और आंखें खोल दी। वे उठकर बैठ गई और बोली, पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है। कुछ खाने की खोज में मैं बाहर निकली थी। मुझे पता नहीं चला कि मैं कब गिर पड़ी। माधुरी ने झट से उसके लिए खाना परोसा और उसको खिलाने लगी। बूढ़ी औरत ऐसे खा रही थी जैसे उसे दोबारा कभी खाना नहीं मिलेगा। माधुरी चुपचाप उसको देख रही थी। खा पीकर वह सो गई। दूसरे दिन जब वह सोकर उठी तब वह बोली, अब मैं चलती हूँ। सुखू ने बड़े अधिकार पूर्वक कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पड़ी रहो। हम जो रूखा सूखा खाएंगे वही तुम्हें भी खिला देंगे। ये कहते हुए वह खेत की तरफ अकेला चला गया। खेत पर जाकर उसने जो कुछ देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पूरी फसल सूखी हुई थी और काटकर किनारे से एक तरफ रखी हुई थी। पूरा खेत साफ सुथरा पड़ा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन वहां कोई नहीं था, जबकि ये काम करने में कम से कम 5 दिन लग जाते और मजदूर ऊपर से लगाने पड़ते। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सक पकाया हुआ अपने अनाज के दानों को हाथ में लेकर देख रहा था। तभी अचानक उसके सामने तेज रोशनी आई और सफेद वस्त्रों में सजी एक अद्भुत सौंदर्य वाली परी प्रकट हुई। उसने कहा, सुखू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने आज मुझे भरपेट भोजन करवाया। कल बरसात की वजह से मेरे खूबसूरत पंख गीले हो गए थे। मैं परी से इंसान के रूप में बदल गई और मेरी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। तुम्हारे घर में रहने के बाद जब थोड़ी गर्मी मिली तो मेरे पंख सूख गए। जैसे ही मैंने खाना खाया मेरी सारी शक्तियां वापस आ गईं। कहो तो सारा अनाज तुम्हारे घर पहुंचा दूं? सुखू की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह उसके पैरों में झुक गया और बोला, मैं तो सोच रहा था कि मेरी फसल का एक दाना भी मुझे नहीं मिलेगा। आपकी दया से मेरी पूरी फसल सुरक्षित है और मैं क्या कहूँ। परी बोली, चलो ज्यादा मत सोचो, तुम घर पहुंचो। मैं अनाज पहुंचाने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें इस अनाज का 4 गुना दाम मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। सुखू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। परी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। जब वह घर आया तो बुरी तरह से हाँफ रहा था। लेकिन ये क्या, सारा अनाज उसके घर के सामने पड़ा था। वह घर के अंदर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, अरे वो बूढ़ी अम्मा कहाँ है? सुखू ने कहा, मैं तो खेत पर गया था, मुझे क्या पता। माधुरी बोली, वो तो यही कहकर गई है कि जरा तुम्हारे खेत पर जाकर देखूं कि तुम्हारी फसल की क्या दुर्दशा हुई है। मैंने पूछा भी था कि हमारी फसल की दुर्दशा के बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा। तब वह बोली, बेटी, तुम लोगों ने मुझ पर इतना उपकार किया है, मैं इतना भी पता नहीं कर सकती। और वह तुम्हारे पीछे पीछे ही चली गई। सुखू ने कहा, माधुरी, हम धन्य हो गए। वह एक परी थी और बूढ़ी औरत के रूप में हमारी सहायता करने आई थी। माधुरी का मुंह खुला का खुला रह गया। परी के द्वारा दिया गया ये उपहार उनके जीवन को खुशहालियों से भर गया। जब उसने अपना अनाज बाजार में बेचा तो उसे 4 गुना दाम मिला। सुखू और माधुरी ने निश्चय किया कि आगे से वे अपनी रसोई में जो भी रूखा सूखा बनाएंगे, सबसे पहले किसी दीन दुखी को भोजन कराएंगे, उसके बाद ही खाएंगे। आकाश काले मेघों से घिरा हुआ था। बिजली चमक रही थी और रह रहकर बादलों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी। सारे पशु पंछी अपने अपने बसेरों में दुबके हुए थे। उसी समय घनघोर वर्षा होने लगी। परी लोक से आई सभी परियां, वनीनी परी, अवनी परी, अक्षिका परी और आहाना परी तूफान में फंसने के डर से जंगल की ही सभी गुफा में जाकर चुप गए। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुफा के अंदर भी
पानी भरता जा रहा था। अक्षिका परी ने कहा, सब लोग अपनी अपनी छड़ी उठाओ और एक साथ गुफा की छत की तरफ उड़ान भरो। अहाना परी सबसे छोटी थी, वो बहुत डर गई थी। वनीनी परी बोली, अहाना, हम परियां हैं, हमें डरना शोभा नहीं देता। तब सभी परियों ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चारों परियां गुफा की छत पर जा पहुंची। थोड़ी देर में ही बारिश कम हो गई। धीरे धीरे गुफा का पानी भी कम होने लगा। वो चारों परियां नीचे उतरी, पर उन सबके पंख गीले हो गए थे। किसी तरह से वो लोग बाहर आए। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा था। अक्षिका परी ने कहा, जब तक हमारे पंख गीले हैं, हम परीलोक नहीं जा सकते। वनीनी परी ने कहा, किसी तरह से हमें पेड़ों के पास पहुंचना होगा, तभी हवा से हमारे पंख सूख सकते हैं। अवनी परी ने कहा, हम अपना उड़न खटोला बुला लेते हैं, उस पर बैठकर ही हम अपने पंख भी सुखा लेंगे। अहाना परी ने खुश होकर अपनी छड़ी घुमा दी और बोली, उड़न खटोला आ जाओ। अहाना परी झट से उस पर बैठ गई। फिर सारी परियां उड़न खटोले पर बैठकर परीलोक की तरफ जाने को तैयार हो गए। उड़न खटोला उड़ने लगा। सभी लोग खड़े होकर पंख सुखाने लगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया था। वे लोग आकाश में उड़न खटोले पर बैठकर जा ही रहे थे कि अचानक अहाना परी ने देखा कि उसकी छड़ी तो गायब हो गई। फिर सबने अपनी छड़ियां ढूंढी, पर किसी की छड़ी नहीं मिली। तब अक्षिका परी ने कहा, लगता है गुफा में ही छूट गई। अवनी परी बोली, अरे नहीं, मैंने गुफा के बाहर आकर उड़न खटोले को बुलाया था। फिर वनीनी परी ने कहा, हाँ, तब तक तो छड़ी सबके हाथ में ही थी। अब हम सबको फिर से गुफा तक जाना पड़ेगा। उन्होंने उड़न खटोले को फिर से गुफा के पास जाने का आदेश दिया। लेकिन जब वे सब वहां पहुंची, तब उन्होंने देखा कि उनकी जादुई छड़ियां एक राक्षस अपने थैली में भर रहा था और ठहाके लगा रहा था। उड़न खटोले को वहीं उतारकर चारों परियां उस राक्षस के ऊपर टूट पड़ी। लेकिन 3 जादुई छड़ी मिल गई, परंतु एक छड़ी लेकर भागने में वो सफल हो गया। अक्षिका परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और बोली, इस राक्षस की सारी शक्तियां खत्म हो जाएं और इस जादूगर को हथकड़ी पहना दो। उसके इतना कहते ही राक्षस के हाथों में हथकड़ी लग गई और उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। तभी वनीनी और अवनी परी उतर कर गई और उसके हाथों से छड़ी छीन ली। उनके हाथों का स्पर्श होते ही वो राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार बन गया और उसके हाथों से हथकड़ी टूटकर नीचे गिर गया। परियों ने आश्चर्य से राजकुमार की तरफ देखा। तब राजकुमार बोला, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अहाना परी ने पूछा, तुम राक्षस से राजकुमार कैसे बन गए? राजकुमार ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये बहुत लंबी कहानी है। अभी तो आप सब मेरे महल में चलिए। वो यहीं जंगल के पास वाली नदी के उस पार है। आप सबको देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। तब अक्षिका परी ने बोली, चलो, लेकिन हमें ज्यादा देर नहीं रोकना, वैसे ही बहुत देर हो गई है। सब लोग उड़न खटोले में बैठकर
राजा के महल के पास उतर गए। जब राजमहल में राजकुमार के आने की खबर आई तो सारे लोग खुशी से बाहर की तरफ दौड़े। आखिर राजकुमार 5 सालों के बाद वापस आए थे। राजकुमार के माता पिता तो उसको देखते ही रोने लगे। उन्होंने एक साथ कई सवाल पूछने चाहे, पर राजकुमार बोला, अभी बस इतना जान लीजिए कि इन परियों के वजह से मैं आप सबके सामने हूं। इन लोगों का धन्यवाद करिए जिनकी वजह से मैं आप लोगों के सामने हूं। राजा रानी ने परियों की खूब आवभगत की। ढेर सारा खाने पीने का सामान उनके सामने मंगवाया गया। तब वनीनी परी बोली, राजकुमार, हमें अपनी पूरी कहानी बताइए। राजकुमार बोला, आज से 5 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। ऐसे ही बारिश का समय था। मेरा घोड़ा रास्ता भटक गया। मेरे सभी दोस्त मुझसे बिछड़ गए। मैं भटकते भटकते शायद एक आश्रम की नजदीक पहुंच गया था। वहां मुझे जैसी ही एक हिरन दिखा, मैंने उस पर तीर चला दी। वो 2 बार छटपटाया और उसने दम तोड़ दिया। तभी उस आश्रम में रहने वाले साधु बाहर निकले। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे ही हिरन का सिर अपने गोद में लेकर कहा, जिस निर्दयी ने तुम्हारी जान ली वो राक्षस बन जाए। मैंने जैसे ही उनके ये शब्द सुने, भागकर उनके चरणों में गिर गया। जैसे ही उन्होंने मुझे वहां देखा, उन्होंने बोला, तुम यहां से चले जाओ। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तब उन्होंने मुझ पर तरस खाकर कहा, जाओ, अब मैं जो कह चुका हूं उसको पलट तो नहीं सकता। हाँ, जब कभी कोई परी आकर तुम्हें स्पर्श करेगी तभी तुम अपने वास्तविक रूप में वापस आ पाओगे। उनके इतना कहते ही मैं राक्षस बन गया और तब से भटक रहा था। मेरी एक छोटी सी गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। आहाना परी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी के 5 साल तो बर्बाद हो गए। चलो, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। तुम्हारी सहायता के लिए हम अपनी छड़ी तुमको दे रहे हैं। जब कभी मुसीबत में होना तो हमें याद करना। इतना कहकर परियों ने विदा ली और नीले आसमान में उड़ गए।